नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक दैट इज पीएमसी बैंक के क्राइसिस के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि पीएमसी बैंक में क्राइसिस चल रहा है, लोग अपने पैसे बैंक से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पीएमसी बैंक का ये क्राइसिस आखिर है क्या, ये कैसे हुआ और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, और क्या कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना सही है। पीएमसी बैंक को साल 2000 में शेड्यूल स्टेटस मिला। पीएमसी बैंक के कई सारी स्टेट्स में ब्रांचेस हैं। उनकी टोटल 137 ब्रांचेस है, जिनमें से ज़्यादातर ब्रांचेस महाराष्ट्र में हैं, यानी 100 के करीब ब्रांचेस महाराष्ट्र में हैं और बाकी ब्रांचेस कर्नाटका, गोवा, गुजरात और कुछ और स्टेट्स में हैं। अगर बैंक की फ़िलहाल की कंडीशन देखी जाए तो बहुत सारे लोगों ने बैंक में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा डाल रखा है और वो लोग अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पीएमसी बैंक के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हैं, लेकिन उन्हें उनका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। यानी जो पैसा उनका खुद का है वो पैसा भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो पीएमसी बैंक में जिन लोगों का अकाउंट है उनकी हालत फिलहाल कुछ ऐसी है। अगर आप पीएमसी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में पीएमसी बैंक को 99.69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 में बैंक को 100.90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी बैंक लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2019 में बैंक का टोटल इनकम 1297 करोड़ था। वही फाइनेंशियल ईयर 2018 में पीएमसी बैंक का टोटल इनकम 1170 करोड़ था। बैंक के पास डिपॉजिट भी काफी अच्छा खासा है। मार्च 2019 में बैंक के पास 11,617 करोड़ का टोटल डिपॉजिट था। यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मानी जाए तो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन तो काफी अच्छी थी। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये बैंक कोलैप्स होने लगी। तो इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलो देखते हैं। पीएमसी बैंक लगातार अनइथिकल एक्टिविटीज करती आई है। उन्होंने लगातार आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है और उसके बारे में किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। बैंक के कई सारे बोर्ड मेंबर्स को भी बैंक के अनइथिकल एक्टिविटीज की कोई आइडिया नहीं थी। यानी बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अलग दिखा रही थी, जबकि रियलिटी में पिक्चर पूरी तरह अलग था। बैंक ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा मैनिपुलेशन किया है, जबकि रियलिटी कुछ अलग थी। तब बैंक ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए आरबीआई के सामने और लोगों के सामने कुछ अलग ही पिक्चर रखा, जिसके बाद किसी को भी यही लगता था कि पीएमसी बैंक एक काफी स्ट्रॉन्ग बैंक है, जबकि ऐसा नहीं था। पीएमसी बैंक के चेयरमैन मिस्टर वरियाम सिंह और एचडीआईएल दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके बीच एक कनेक्शन था। वैसे एचडीआईएल एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि फिलहाल बैंकरप्ट हो गई है, और मिस्टर वरियाम सिंह जो कि पीएमसी बैंक के चेयरमैन है वो एचडीआईएल के बोर्ड पर बैठते थे। तो क्योंकि पीएमसी बैंक के चेयरमैन का एचडीआईएल के साथ अच्छा खासा कनेक्शन था, इसलिए उन्होंने एचडीआईएल को काफी सारा लोन अप्रूव कर दिया, जिसके लिए उन्होंने आरबीआई के कई सारे नॉर्म्स भी तोड़ दिए। उन्होंने एचडीएल को 2500 करोड़ का लोन दे दिया, जो कि पीएमसी बैंक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अमाउंट थी। अगर आरबीआई के नॉर्म्स की बात की जाए तो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसी एक कंपनी को उसके टोटल कैपिटल का 15% अमाउंट ही लोन दे सकती है, और अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक किसी ग्रुप को लोन दे रही है तो वो अपने टोटल कैपिटल का 40% अमाउंट ही लोन दे सकती है। अगर पीएमसी बैंक का टोटल कैपिटल देखा जाए तो वो 1055 करोड़ रुपए था, जबकि बैंक ने एचडीआईएल को 2500 करोड़ का लोन दिया था, जो कि इसके टोटल कैपिटल फंड से भी काफी ज्यादा था। इस लोन के बारे में उन्होंने आरबीआई को इन्फॉर्म नहीं किया। आरबीआई बैंक्स के लिए रेगुलेटर का काम करता है और सारी बैंक्स को आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर पीएमसी बैंक ने ना कि सिर्फ इन नॉर्म को फॉलो नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर भी कई सारी चीजें की। जैसे एचडीआईएल अपने लोन को डिफॉल्ट करने लगा तो उसके बाद भी पीएमसी ने उस लोन को एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं किया, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर वो पीएमसी की अच्छी खासी छवि दिखाने लगे। पीएमसी बैंक की स्ट्रॉन्ग कंडीशन को देखकर बहुत सारे लोग आग बनकर बैंक में अपने डिपॉजिट डालने लगे। तो बैंक में रियलिटी में कुछ अलग ही हो रहा था, जो कि काफी हॉरिबल है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में बैंक ने बताया कि बैंक का नेट एनपीए 2.19% था, जबकि अगर इस लोन की और डिफॉल्ट की बात की जाए तो ये एनपीए काफी बढ़ जाएगा, जिसे पीएमसी ने सबसे छुपाए रखा। पीएमसी ने सबको बताया कि उनके जो लोन है वो मेनली रिटेल लोन्स हैं, जबकि बैंक्स ने कई सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन दिए हैं जो कि ज्यादातर डिफॉल्ट ही हुए हैं। तो एचडीएल के इस डिफॉल्ट के बाद बैंक में कैश क्रंच होने लगा, जिसके बाद बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा निकालने नहीं देने लगी। यानी जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा पीएमसी में रखा था उनको बैंक कहने लगी कि आप इतना पैसा नहीं निकाल सकते, आप लिमिटेड पैसा ही निकाल सकते हो, जिसके बाद लोगों ने बैंक्स के बाहर लाइन लगा दी। और फिर फाइनली आरबीआई ने इंटरफेयर किया और आरबीआई फिलहाल इस बैंक पर इंक्वायरी चला रही है। फिलहाल जिन लोगों का पीएमसी बैंक में अकाउंट है वो अपने अकाउंट से सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। यानी चाहे उनके अकाउंट में कितना भी पैसा हो वो अपने अकाउंट से सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने पीएमसी बैंक को एफडी लेने से और लोन देने से 6 महीने के लिए मना कर दिया है। तो अपनी इंक्वायरी पूरी करने के बाद आरबीआई इस बैंक पर अपनी अगली डिसीजन लेगी। सिर्फ लोग ही नहीं, आरबीआई के एक ऑफिसर की कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा भी इस बैंक में फंस गया है।
रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ सालों से काफ़ी खराब चल रहा है। अगर स्पेसिफिकली एचडीआईएल की बात की जाए तो एचडीआईएल पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रहा था और बाद में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी पीएमसी के चेयरमैन ने उन्हें लोन दे दिया, वो भी अपने बैंक की लिमिट से काफ़ी ज़्यादा। तो पीएमसी के चेयरमैन और एचडीआईएल के इस कनेक्शन की वजह से ये चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है कि इस डील में फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। अब बात आती है उस बैंक के कस्टमर्स की जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा उस बैंक में डिपॉजिट किया है। अब उनका खुद का पैसा वो नहीं निकाल सकते। सिर्फ कॉमन मैन ही नहीं बल्कि पेंशन होल्डर्स भी इसमें शामिल हैं। ये इमेजिन करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि जिन पेंशन होल्डर्स का पैसा उस बैंक में फंस गया है वो अब अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो अगर बात आती है कि कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो सिंपल सवाल यही रहेगा कि ना रखो तो बेहतर है। बिकॉज ऐसे कई सारी चीज़ें देखी है जिसमें हमने बैंक्स को अनइथिकल एक्टिविटीज़ करके देखा गया है, जैसे कि यस बैंक ने किया है। वो तो एक काफ़ी बड़ी बैंक है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक में ऐसी चीज़ें तो चलती ही रहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि आरबीआई इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में बैंक्स के टॉप मैनेजमेंट पर कोई भी एक्शन नहीं ली जाती। इसमें अगर किसी का नुकसान होता है तो वो आम आदमी का होता है। उनके पैसे फंस जाते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल पाता, नुकसान उन्हीं का है। सो बेहतर होगा कि अगर आपको किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो कोऑपरेटिव बैंक में बिल्कुल मत करिए। अगले महीने की 8 तारीख को यानी दशहरा को हम वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इस कोर्स में हम आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सिखाने वाले हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं 85% बेंजामिन ग्राहम हूँ और 15% फिलिप फिशर हूँ। यानी उसका ही मतलब है कि वो कहते हैं कि मैं 85% वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ और 15% ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ। तो सवाल ये आता है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है और इसकी मदद से कंपनीज को कैसे ढूंढा जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। जो हम पे करते हैं वो प्राइस होती है और उसके बदले में हमें जो मिलता है वो वैल्यू होती है। सो जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्राइस पे कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि बदले में आपको जो वैल्यू मिल रही है वो उस प्राइस से कम है या ज़्यादा है। सिमिलरली जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से उस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। और इसे अच्छी तरह से ढूंढने का तरीका है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है और उसके बेसिस पर इन्वेस्टिंग की जाती है। तो इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स में हम मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी और मिस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मदद से अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिवॉर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रिस्क मैनेज करने में मदद करती है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस कोर्स की प्री बुकिंग चल रही है, जिसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।